उस वीरान घर का नाम था मोनोया हवेली। ये हवेली दशकों से खाली पड़ी थी। कहा जाता कि इस हवेली में जो भी जाता कभी वापस नहीं आता। लोग इसे शापित मानते थे। एक दिन चार दोस्तों ने इस जगह पर जाने की ठानी। नीरज, अंशु, कविता और रोहन। वे सभी साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों को महज अफवाह मानते थे। चलो इस मोनोया हवेली के सच का पता लगाते हैं, नीरज ने हंसते हुए कहा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, चारों ने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली का दरवाजा जर्जर था, लेकिन अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर आया। हॉल में बड़े बड़े झूमर लटके हुए थे जो समय की मार से जर्जर हो चुके थे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ कहती प्रतीत हो रही थीं। अचानक अंशु को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। ये आवाज कहां से आ रही है? उसने बाकी दोस्तों से पूछा। आवाज हवेली के नीचे बने तहखाने से आ रही थी। डरते डरते उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडक और भी बढ़ गई। नीचे की सीढ़ियां अंधेरे में गुम थीं। अचानक रोहन की टॉर्च छपकने लगी। क्या हुआ? कविता ने घबराते हुए पूछा। बैटरी खत्म हो रही है शायद, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। नीचे तहखाने में पहुंचने पर उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जो इसे खोलेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। क्या वे चारों दोस्तों ने संदूक खोला? संदूक में क्या था? मोनोया हवेली का राज क्या है? संदूक के पास खड़े होकर चारों की धड़कनें तेज हो गईं। नीरज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह तो किसी पुरानी अफवाह जैसा लग रहा है। हो सकता है यह सब किसी का डराने का तरीका हो। लेकिन अगर यह सच हुआ तो? अंशु ने कांपते हुए पूछा। डरने की जरूरत नहीं है, नीरज ने कहा और संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने संदूक का ताला घुमाया, तहखाने में अचानक तेज हवा चलने लगी। वह हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर जैसे जम से गए। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर केवल एक पुराना धूल से भरा दर्पण पड़ा था। यह सिर्फ एक आईना है, कविता ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन यह दर्पण यहां क्यों रखा गया है? रोहन ने सवाल किया। जैसे ही नीरज ने दर्पण उठाया और उसमें झांका, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दर्पण में उसने अपने पीछे किसी परछाई को खड़ा देखा, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। यहां कुछ गड़बड़ है, नीरज ने चीखते हुए दर्पण फेंक दिया। दर्पण गिरते ही अचानक तहखाने की दीवारें कंपन करने लगीं। तहखाने की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उन फुसफुसाहटों में एक ही बात दोहराई जा रही थी, तुमने इसे छुआ है, अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया। यह सब क्या हो रहा है? कविता ने चीखते हुए कहा। हमें कुछ करना होगा, रोहन ने चिल्लाया। तभी दीवार पर बने अजीब निशान चमकने लगे और उनमें से एक डरावनी आकृति बाहर निकली। वह एक पुरानी राजकुमारी की आत्मा थी, जिसका चेहरा भयानक था और आंखें जलती हुई लाल। तुमने मेरे आराम में खलल डाला है, आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा। कौन हो तुम? नीरज ने कांपते हुए पूछा। मैं इस हवेली की रानी मोनोया हूं। जिसने इस दर्पण को छुआ है, वह मेरी कैद से बच नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। चारों ने चिल्लाते हुए माफी मांगी, लेकिन रानी की आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हाथ उठाया और तहखाने की हवा इतनी भारी हो गई कि चारों की सांस रुकने लगी। तभी अंशु की नजर दीवार पर बनी एक चाबी की आकृति पर पड़ी। शायद ये चाबी हमें बचा सकती है, अंशु ने कहा। लेकिन वह चाबी तक पहुंचना आसान नहीं था। चारों को अब अपनी जान बचाने के लिए आत्मा से लड़ाई करनी होगी। क्या वे उस चाबी को हासिल कर पाएंगे? क्या वे मोनोया की आत्मा से बच निकलेंगे? आगे की कहानी अगले भाग में। अंशु तेजी से दीवार की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। मोनोया की आत्मा अब और भी क्रोधित लग रही थी। वह चारों की तरफ बढ़ रही थी। अगर तुमने चाबी छूने की कोशिश की तो तुम सब मर जाओगे, आत्मा ने गूंजती आवाज में चेतावनी दी। लेकिन अंशु ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत जुटाई और अपने कदम बढ़ाए। तभी आत्मा ने हवा में हाथ लहराया और तहखाने में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। नीरज, कविता, रोहन, मुझे कवर दो, मैं चाबी तक पहुंच सकता हूं, अंशु ने चिल्लाया। नीरज ने खुद को संभालते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे आत्मा की तरफ फेंका। हमें मिलकर इसका ध्यान भटकाना होगा, उसने कहा। कविता और रोहन ने भी हिम्मत दिखाई।
रोहन ने टॉर्च की रोशनी आत्मा की आंखों पर डाली, जबकि कविता ने तहखाने के कोने में पड़े एक लोहे की रॉड से दीवार पर जोर जोर से चोट करना शुरू किया ताकि आत्मा का ध्यान बन सके। इस बीच अंशु आखिरकार चाबी के निशान तक पहुंच गया। दीवार पर बनी आकृति में एक धातु की चाबी अटकी हुई थी। उसने चाबी को खींचने की कोशिश की, लेकिन चाबी पूरी ताकत से दीवार में जमी हुई थी। जल्दी करो अंशु, नीरज ने चिल्लाया। ये चाबी नहीं निकल रही, अंशु ने हांफते हुए कहा। तभी मोनोया की आत्मा हवा में तैरती हुई अंशु के पास पहुंच गई। तुम मुझे नहीं हरा सकते, उसने चिल्लाकर कहा और अंशु की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अंशु ने डरते डरते अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार चाबी दीवार से बाहर खींच ली। उसी क्षण चाबी से एक तेज रोशनी निकली और पूरे तहखाने में फैल गई। मोनोया की आत्मा उस रोशनी को देखकर चीखने लगी, नहीं, यह चाबी मेरा अंत है। आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और गायब हो गई। तहखाने में सन्नाटा छा गया। क्या यह खत्म हो गया? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। शायद, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, नीरज ने कहा। चाबी के साथ उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला और हवेली से भागते हुए बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली। यह चाबी आखिर क्या थी? कविता ने पूछा। शायद मोनोया की आत्मा को खत्म करने का एकमात्र तरीका, अंशु ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, उसकी खिड़कियों में एक परछाई खड़ी थी। मोनोया की जलती हुई लाल आंखें अभी भी उन्हें घूर रही थीं। क्या वे सच में बच पाए, या मोनोया की हवेली का श्राप अभी भी उनका पीछा करेगा? चारों दोस्त हवेली से बाहर आ तो गए थे, लेकिन उनके दिल में अब भी अजीब सा डर था। हवेली के बाहर चांदनी रात थी, लेकिन हवेली की खिड़की में लाल आंखें चमकती दिखीं। ये खत्म नहीं हुआ, अंशु ने घबराते हुए कहा। हमने आत्मा को हराया है, अब और कुछ नहीं होगा, नीरज ने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन तभी चाबी से एक धीमी आवाज आने लगी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। चारों ने चाबी को ध्यान से देखा। चाबी से एक काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं में मोनोया की छवि उभरने लगी। तुम्हें लगा कि यह खत्म हो गया है? तुमने चाबी ली है, इसका मतलब है कि अब तुम इस श्राप के हिस्से हो। चारों के चेहरे डर से सफेद हो गए। अब क्या करें? रोहन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हमें किसी पुजारी या तांत्रिक से मदद लेनी होगी, कविता ने कहा। अगले दिन चारों ने गांव के सबसे पुराने पुजारी पंडित गोपाल से संपर्क किया। पंडित जी ने चाबी को देखते ही कहा, यह चाबी शापित है। इसे मोनोया की आत्मा ने अपनी शक्ति को बांधने के लिए बनाया था। अब जब तुमने इसे छुआ है, तो वह आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ गई है। क्या इसे खत्म करने का कोई तरीका है? नीरज ने पूछा। पंडित जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें मोनोया हवेली में वापस जाना होगा और वहां उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। अंतिम रात चारों दोस्तों ने पंडित जी के निर्देशों का पालन करते हुए विशेष पूजा सामग्री लेकर फिर से हवेली का रुख किया। हवेली इस बार और भी डरावनी लग रही थी। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और चाबी से रोशनी निकलने लगी। तभी मोनोया की आत्मा एक भयानक रूप में प्रकट हुई। तुमने फिर से मुझे परेशान करने की हिम्मत की, आत्मा ने चीखते हुए कहा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और चारों तरफ से अजीब आकृतियां निकलने लगीं। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, मंत्र पढ़ते रहो, ध्यान मत भटकाओ। चारों दोस्तों ने अपनी अपनी जगह मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हवेली के फर्श को तोड़ दिया और जमीन के नीचे से एक गहरा गड्ढा उभरने लगा। यह उसका आखिरी दांव है, इस चाबी को उस गड्ढे में फेंक दो, पंडित जी ने कहा। अंशु ने हिम्मत जुटाई और चाबी को गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही चाबी गिरी, एक तेज धमाका हुआ। मोनोया की चीख हवेली में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली की दीवारें टूटने लगीं। पंडित जी ने कहा, भागो, यह हवेली अब हमेशा के लिए खत्म हो रही है। चारों दोस्त और पंडित जी भागते हुए बाहर आए। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली धूल में बदल गई। मोनोया का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी का अंत, चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात उनके सपनों में मोनोया की एक आखिरी हंसी गूंजी। क्या यह सच में अंत था, या कुछ और अनदेखा खतरा उनका इंतजार कर रहा था? अगर आप इस कहानी को और भी ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बताएं।